यस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का चैप्टर 8 है लो अयस्क। क्या है चैप्टर का नाम? लो अयस्क की खदानों से। लो अयस्क की खदानों से। इस चैप्टर के लेखक कौन है? वीरेंद्र महाजन। कौन है इसके लेखक? वीरेंद्र महाजन। हाँ, इसके पाठ के अंतर्गत क्या बताया गया है कि कर्नाटक राज्य में भारत की लो अयस्क की खदानें हैं। खदानें जहां से वो लोहा निकाला जाता है। ईशान अपने नाना से मिलने वहां जाता है और वहां हुए रोचक अनुभव द्वारा प्राप्त जानकारी को उसने डायरी के रूप में लिखा है। पढ़कर जानिए कि शहर से दूर भारत के विकास में लगे लोगों का जीवन कैसा है। वहां के जो लोग हैं वहां का जीवन कैसा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ईशान नाम का एक बच्चा है जो अपने नाना से मिलने के लिए वहां पर जाता है और उसको जो रोचक अनुभव वहां हुए हैं उन सब का वर्णन इस पाठ के अंतर्गत हम कर रहे हैं। ठीक है। किरदुल जगह का नाम है। किरदुल जगह का नाम है जिस डेट पर ये लेटर लिखा गया है, पत्र लिखा गया है, वहां की डेट दी गई है। मैं बुआ नानी के घर सकुशल पहुंच गया। ये कौन बोल रहा है? ईशान बोल रहा है, बता रहा है। मैं बुआ नानी के घर सकुशल पहुंच गया। हमारा जहाज रायपुर हवाई अड्डे पर निर्धारित समय में से आधा घंटे देर से पहुंचा। हवाई अड्डा कहाँ पर है? यहाँ पर रायपुर हवाई अड्डे। कौन से हवाई? रायपुर हवाई अड्डे की बात हो रही है। हाँ, इन चीजों को याद करोगे तो क्वेश्चन को समझने में, जो क्वेश्चन आंसर करोगे उस समय लर्न करने में इजी हो जाएगा। अड्डे पर निर्धारित समय से आधा। निर्धारित का मतलब होता है जो टाइम आपका तय होता है उस टाइम से लेट हो गया था। निर्धारित का मतलब जो फिक्स टाइम दिया, जैसे उसे तो बोलते हैं निर्धारित समय। तय समय जो टाइमिंग सेट होता है वो। और आधा घंटे देर से पहुंचा। फूफा, नाना और वरुण मामा मुझे लेने आए। आप कौन सी क्लास ले रहे हो? 7 में आपका पीरियड है ही नहीं, मेरा पीरियड है 11-10 में। नहीं, मेरा होता है। अब शुरू कर चुकी हूँ, क्या करूँ? मैं कल भी ऐसे हो गया था यार, मेरा चला गया पीरियड। आपका होता कब है? आपका तो गया। हाँ, यहाँ पर हो गया। फूफा, नाना और वरुण मामा मुझे लेने आए थे। मैंने मामा की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो वे हंस पड़े। देखो, फूफा नाना और यानी कि फूफा नाना कौन हो गए? जो आपके मम्मी के फूफा हो गए वो। उनको छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे मान ले आपकी मम्मी के फूफा जी हैं तो आप उनको फूफा व नाना के नाम से बुलाते हो, तो वैसे ही वो फूफा नाना के नाम से संबोधित कर रहा है। और वरुण मामा मुझे लेने के लिए आए। मैंने मामा की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। प्रश्नवाचक दृष्टि का मतलब होता है, दृष्टि का मतलब होता है, दृष्टि मतलब क्या होता है? देखना। और प्रश्नवाचक, हाँ, प्रश्नवाचक का मतलब होता है कि यानी कि आपके मन में कोई बात हो कि आप कुछ पूछना चाहते हो, यानी आप वो बोल तो नहीं पा रहे, शब्दों से नहीं बोल रहे, लेकिन आपकी जो नाकें हैं वो कुछ पूछना चाहती है, उसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक दृष्टि। क्लियर हो गया? अब देखिए आगे। प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो वे हंस पड़े और बताया। मैंने मामा की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो वे हंस पड़े और बताया। किसी काम के सिलसिले में भारत आना था तो कुछ दिन की छुट्टियां लेकर वे थोड़ा समय निकालकर नाना नानी के पास ही रहेंगे। रायपुर के किरदुल जहां नाना काम करते थे, हमें कार से जाना था। जगह का नाम बता रहे हैं, जाना था। शहर से बाहर निकलने पर आबादी कम हो जाती है और फिर हम जंगलों और पहाड़ियों के बीच में बने मार्ग पर आ गए। आबादी का मतलब होता है कि जहां पर लोग रहते हैं, लोगों का रहना कहलाता है आबादी। शहर से बाहर, लेकिन जब शहर से बाहर होते हैं गांव में, या आपने देखा होगा, तो ऐसे जगह पर आबादी थोड़ी सी कम होती है शहर से दूर।
कम हो गई और फिर हम जंगलों और पहाड़ियों के बीच में बने मार्ग पर आ गए। अब यहाँ पे मैंने बोला शहर से बाहर का मतलब होता है जहां पर आसपास का इलाका शहर नहीं होता, वहां पर जंगली इलाका होता है और पहाड़ी जैसे प्राकृतिक दृश्य ज्यादा आपने को देखने को मिलते हैं, वो कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, मुंबई में रहकर मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि जंगल कैसा होता है, क्योंकि हमारा जो शहरी जो रहन सहन है, उसका वातावरण है, वो एकदम अलग होता है और जो गांव का और शहर से दूर का जो वातावरण हो उसमें काफी परिवर्तन होता है। तो इसके अंतर्गत मुंबई में रहकर कल्पना भी नहीं कर सकता कि जंगल कैसा होता है, क्योंकि हम लोगों में से बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता कि जंगल का क्या सीन होता है, केवल हम किताबों में या पिक्चर्स वगैरह में ही हम देख पाते हैं कि जंगल कैसे होते हैं, लेकिन उसको हमने खुद नहीं जा करके देखा हुआ नहीं होता है। आपने देखा है? यस मैम। ओके, किसने कौन है? मैम तनु। तनु ने। तनु के आसपास कोई गांव होगा, वहां पर जाते होंगे आप बेटा, है ना? यस मैम। हाँ, तो उस समय क्या होता है, आपने जो गांव का माहौल देखा होगा, जंगल का माहौल होता है, तो चारों तरफ पेड़, चारों तरफ हरियाली, डरावना सा होता पत्थर, है। थोड़ा सा डरावने होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, क्योंकि है ना वहां पर क्योंकि कटाई वगैरह नहीं होती है, झरने आसपास में, छोटी मोटी नदी होती है, उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, ऐसा ही कुछ वातावरण जो था, और काफी जंगली जानवर वहां पर होते हैं। और काफी जब थोड़ा शाम ढलने लगती है तो वहां पे जाना थोड़ा सा खतरनाक होता है, क्योंकि वहां पे कई तरह के जंगली पशु भी, कहीं जानवर ना आ जाए। हाँ, कोई जंगली पशु ना आ जाए, तो ऐसा वातावरण कैसा होता है, जंगल का वातावरण कहलाता है। तो यहाँ पर इस तरह का ही के बारे में बताया गया। चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ और उनके बीच सर्पाकार घूमती हुई सड़कें। चारों तरफ केवल हरियाली ही हरियाली और पेड़ ही नजर आते हैं, और जो रास्ते बने होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्पाकार। सर्पाकार मतलब घुमावदार, गोल गोल, जैसे सांप होता है, सांप एकदम गोल 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 घूम के इस तरह से चलता है, तो इसी तरह से जो उनका जो रास्ते होते हैं वो भी आड़े टेढ़े से घुमावदार होते हैं। कार का शीशा नीचे कर लिया था, एसी की जरूरत भी नहीं थी। एसी की जरूरत इसलिए की थी कि वहां पे किसी तरह का सफोकेशन नहीं था, धुआं नहीं था, कारखानों का जो शहर में हम लोगों का ये यातायात के साधन होते हैं उसके कारण जो धुआं निकलता है, तो वहां का वातावरण क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि एसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ हरियाली होने के कारण वहां का जो वातावरण था वो प्रदूषण रहित था। प्रदूषण से दूर ठंडी हवा में सांस लेकर मैं एक नई ऊर्जा अनुभव कर रहा था। प्रदूषण से दूर ठंडी हवा में, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि वहां पे प्रदूषण नहीं था, और प्रदूषण से दूर ठंडी हवा में सांस लेकर मैं एक नई ऊर्जा का मतलब होता है एक नई स्फूर्ति, एक हमारे में जोश, मतलब होता है ना कि बहुत सारा कुछ करने की हिम्मत, इच्छा होती है, वो ऐसा वो अनुभव कर रहा था। मामा ने बताया कि इन जंगलों में सागवान, महुआ, और देखो ये अंडरलाइन कर लीजिए, इसे अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन भी बनकर आएगा। मामा ने बताया कि इन जंगलों में सागवान, महुआ, तेंदुपत्ता, जिससे बीड़ी बनती है, के पेड़ भी पाए जाते हैं। आपने गांव में देखा होगा कि गांव के लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो बीड़ी से करते हैं, सिगरेट, एक तो होता है सिगरेट और एक बीड़ी, बीड़ी के अंदर कुछ तंबाकू डाला जाता है और हमारी नानी करती है। नानी करती है, ओहो, स्मोकिंग तो आप बताओ कि वो तो मैम अच्छी वो चीज, गाँव में रहती है इसलिए। गांव में रहती है ना, तो लेकिन ये नुकसान करता है हमारे शरीर के लिए, नहीं करना चाहिए। शहर में रहती है। ओके, तो उसमें क्या होता है कि जो पत्ता होता है, पेड़ का पत्ता होता है, ये पत्ते का नाम है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता एक सूखा पत्ता होता है जिसको रोल करके और धागे को रैप करके उसके अंदर कुछ जो चीज डाला जाता है, उसके अंदर जर्दा वगैरह जैसी चीजें डाली जाती है, तंबाकू, जर्दा, ऐसी कोई चीजें डाली जाती हैं, उससे बीड़ी बनती है। और गांव में बीड़ी का उपयोग ज्यादा किया जाता है, शहरों में ज्यादातर सिगरेट का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आप भी जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होंगे, तो ऐसा नहीं कि अपनी संगति कभी ऐसे नहीं, पैकेट में पहले से वो लिखी हुई आती है चेतावनी। हाँ, चेतावनी लिखी होती है, उसके बावजूद भी लोग उसका प्रयोग करते हैं,
तो हमें कोशिश करना है कि जो हमारे जो लोग ये इसका सेवन कर रहे हैं उनको पता होने के बाद में भी करें, लेकिन अब आप जैसे पढ़ रहे हो तो आप ध्यान रखो कि भविष्य में जब आप बड़े हो तो इस तरह की चीजों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, मान लीजिए एक अगर जार के अंदर आप इस सिगरेट को जला करके रख दोगे और उसको ऊपर से ढक दोगे तो क्या होगा, वो जो बरनी है उसके चारों तरफ वो जो धुआं भरेगा वो थोड़ी देर में काला हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे अंदर के जो लंग्स है, हमारे के जो अंदर के ऑर्गन वगैरह हैं, वो सब भी दूषित होते हैं और उससे हमारा जो हार्ट वगैरह है और जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता, वो उसमें अवरोध हो जाए, रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार से कि हमारे जो शरीर में वेन्स होती है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। तो जैसे जैसे धुआं हमारे शरीर के अंदर, जब हम स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो सारी जो धुआं है वो हमारी बॉडी के अंदर, जितना हमारा मुंह से बाहर निकलता है धुआं उतना हमारा बॉडी के अंदर भी जाता है और उसके जाने के कारण हमारे बॉडी में ब्लॉकेज आ जाते हैं, रोक हो जाता है। क्योंकि जैसे ब्लड सर्कुलेट पूरा नहीं जाएगा शरीर में तो रुक रुक के जाएगा, तो हमारा जो मस्तिष्क तक हमारा ब्लड सर्कुलेशन जाता है या हाथ पैरों में जाता है, अगर वो नहीं जाएगा तो हमारा शरीर ठीक से काम करना बंद कर देगा। इसीलिए हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। क्लियर है? तो आपके आसपास जो लोग करते हैं, आपके रिलेटिव्स जो करते हैं, घर में कोई करता है, तो उन्हें ये समझाना चाहिए कि धूम्रपान हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक सिद्ध होता है। अच्छा, अब देखिए इसमें यहाँ पे हमने यह सीखा कि तेंदुपत्ता नामक जो पत्ते होते हैं उससे बीड़ी बनती थी। इमली, आंवला, हरड़, अंडरलाइन कर लीजिए इसको क्योंकि क्वेश्चन भी है इसका आपका। इमली, आंवला, हरड़ और बहेड़ा जैसी जड़ी बूटियों के पेड़ भी प्रचुर मात्रा में है। प्रचुर का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, है ना। वो जो उस जंगल में इसी तरह के पेड़ ज्यादा देखने को मिलते हैं। यानी ये सारी जड़ी बूटियों के नाम हैं। ये सब हमारे शरीर के लिए काफी फायदा करते हैं। जैसे आंवला हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हमें आंवला मुरब्बा है, आंवले को किसी ना किसी रूप में हमें आंवले का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा अपने भोजन में करना चाहिए। आप चाहे सूखा आंवला खाओ या आंवले का मुरब्बा खाओ, आंवले की चटनी खाओ, आंवला छौंक के खाओ, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद चीज है। हरड़, ये भी हरड़, बहेड़ा, ये सारी जड़ी बूटियां हैं जो किसी ना किसी शरीर के लिए हमारे लिए फायदा करती है। जंगलों में घूमने पर भालू, चीता, सांप, अभी मैंने बताया था कि जंगल में क्या होते हैं, जंगली जानवर पाए जाते हैं। और जंगली जानवर कौन से होते हैं? जो हमारे घर में या घर के आसपास हमको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, साथ ही हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, है ना। तो उनसे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। देखने में वो बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन देखने में क्यूट लगते हैं लेकिन उतने ही खतरनाक होते हैं। जब हम कभी जू भी देखने जाते हैं तो हमें बहुत सावधानी से वहां पर उन जानवरों को देखना चाहिए। यस मैम। आगे है इसमें, हाँ, अब जंगली जानवरों में कौन कौन से नाम है? भालू, चीता, सांप, अजगर जैसे जानवरों से भी मुठभेड़ हो सकती है। मुठभेड़ मतलब होता है आमना सामना हो सकता है। यह सुनकर मैं गाड़ी का शीशा चढ़ा ही रहा था कि नाना का ठहाका सुनाई पड़ा। ठहाका मतलब होता है बहुत जोर से एक साथ हंसना। बहुत जोर से जब हम एक साथ हंसने की जो आवाज निकलती है वो हमारा ठहाका कहलाता है। अपनी हंसी पर काबू पाते हुए उन्होंने कहा। हंसी पर काबू पाने का मतलब होता है कंट्रोल करना, रोकना, अपनी रोकना। हाँ, हंसी को रोकना। ईशान, जंगली जानवर हमें तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब हम उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। क्यों हंसे थे नाना उसके? क्योंकि यह देख करके, सुन करके कि भाई अब जंगली जानवर भी किसी मुठभेड़ हो सकती है, तो उसने अपनी गाड़ी का शीशा चढ़ा रही अपने आप को सेव करने के लिए। इस बात को देख करके वो हंसे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जंगली जानवर हमें तभी नुकसान पहुंचाते जब उनके साथ हम बुरा व्यवहार करते हैं। बेटा टाइम का ध्यान रखिएगा। किरदुल ने खदान में काम करने वालों की कॉलोनी देख करके मुझे जंगल में मंगल करना कहावत याद। जंगल के में मंगल करने का मतलब होता है
कि जो सारी सहूलियत हमें अपने घर में मिलती है, अगर वही सारी सहूलियतें हमें अपनी किसी जंगल में मिल जाएं तो ऐसा लगता है कि मानो जंगल में हम मंगल कर रहे हैं, मतलब खुशियां मना रहे हैं। क्योंकि जंगल में हमको किसी तरह की सुविधा नहीं होती है, हमारी तो ऐसे कमरे नहीं होते, बेड नहीं होता, टीवी एसी नहीं होते, वहां पर हमारे लिए सारी सहूलियतें नहीं होती है, यातायात के साधन नहीं होते। लेकिन इन सब मैम के लेकिन कैंपिंग करने में मजा उतना ही आता है। हाँ, लेकिन उतना ही आनंद हमें जंगल में, अगर वहां के एटमॉस्फेयर में हम जाते हैं तो वो शहरों से बहुत ज्यादा अच्छे और हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफी फायदेमंद होते हैं। लेकिन केवल वहां पे जान का खतरा है कि कहीं अगर जंगली जानवर आ गए तो हमारा 1 मिनट में सारा काम तमाम हो सकता है। अब यहाँ पे किरदुल में खदान में काम करने वाले लोगों की कॉलोनी, वहां पर कॉलोनी बनी थी जहां पर वहां पे खदान में काम करने वाले लोग रहते थे। राष्ट्र के निर्माण में लगे इस परियोजना में काम करने वाले, अब परियोजना का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं परियोजना? आपके टीचर्स आपको असाइनमेंट्स देती है ना, असाइनमेंट कुछ काम करने के लिए देती है, किसी तरह के मैम हमको स्कूल से असाइनमेंट मिले, तो वो ही होता है जो आपको टास्क दिया जाता है, एक प्रैक्टिकल वर्क दिया जाता है, वो हमारा हो गया परियोजना, किसी काम को लेकर के चलना। तो यहाँ पर बताया कि राष्ट्र के निर्माण में लगे परियोजनाओं में काम करने वाले सैकड़ों लोग अपने घरों से दूर यहाँ रहते हैं। वहां इसलिए रहते थे क्योंकि जंगल में रहना पॉसिबल नहीं था, तो वो क्या करते हैं, घर से दूर रह करके यहाँ पर उनकी कॉलोनी बना दी थी, क्योंकि बार बार वो इतनी दूर आ जा नहीं सकते थे, इसीलिए वो लोग सैकड़ों लोग घर से दूर यहाँ पर रहते थे। यहाँ के निवासियों की विविध बोलियों, यहाँ के निवासियों की विविध बोलियां मतलब हो गया अलग अलग भाषाएं, पहनावे और खान पान को देखकर मुझे लगा कि ये एक छोटा सा भारत है। एक छोटा सा भारत क्यों क्या कहा गया है, क्योंकि हमारे भारत देश में भी क्या है, अलग अलग जाति, अलग अलग बोली, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि मानो ये अलग अलग जाति और धर्म के जो दो लोग रह रहे थे, मानो कि वो एक छोटे भारत के रूप में मुझे सामने दिखाई दे रहा था। कार से उतरते ही मैंने बुआ नानी के पैर छुए, हम भी छूते हैं ना जब हम अपने बड़ों से मिलते हैं, नानी नाना से, दादा दादी से, बुआ चाची मौसी, या कोई भी हमारी जो नोन है जिससे अपने हमारे माता पिता हमको मिलवाते हैं, उनसे जब हम मिलते हैं तब हमें चरण स्पर्श नमस्कार इस तरह से संबोधित करते हैं। क्यों? कि हमें बड़ों का, ये हमारे संस्कार है, ये हमारे संस्कार है कि जब हमें शुरू से बच्चे रेस्पेक्ट करते हैं, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। तो इन्हीं संस्कारों के कारण हम अपने बड़ों के हमेशा चरण स्पर्श करते हैं या अपने बड़ों का प्रणाम करते हैं। तो वहां यहाँ पे भी बता रहे हैं कि बुआ नानी के पैर छुए तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, उनकी आंखें भर आई, आंखें भर आना मतलब खुशी से आंखों में आंसू आ जाना, आंखें भर आना, और वे मेरे सिर पर हाथ रखकर मुंह ही मुंह मुझे आशीर्वाद दे रही थी। आप भी जब किसी को प्रणाम करते हो तो आपका जिससे जितना अच्छा रिलेशन होता है, जैसे मान लीजिए सबसे प्यारी हमको माँ होती है, नानी होती है, दादी होती है, ये हमारे खास रिश्ते होते हैं जो हमें देख करके बहुत खुश होते हैं, या हम जिन्हें प्रणाम करते हैं तो उनके जो है दिल से आशीर्वाद रखते हैं। बेटा ये एक बच्ची है, कौन है, समीक्षा शर्मा करके। समीक्षा आप पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान दे लो बेटा, ओके, कैमरे को एक जगह फेस करके थोड़ा अपना पूरा ध्यान पढ़ने में लगाओ, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हो इस समय। चलिए आगे चलते हैं। जब बुआ नानी के पैर छुए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, आंखें भर आई और वे सिर पर हाथ रखकर मुंह ही मुंह मुझे आशीर्वाद देने लगी। मुंह ही मुंह आशीर्वाद देने लगी मतलब मन ही मन में बहुत सारे आशीर्वाद देने लगी। आपके भी बुआ और मौसी जब आपसे मिलती होंगी तो खुशी चरण स्पर्श करने पर आपको आशीर्वाद देती हैं, खुश रहो, खूब बड़े आदमी बनो, खूब पढ़ाई करो, खूब अच्छी सेहत हो तुम्हारी, इस तरह से उसकी बुआ भी उसको आशीर्वाद देने लगी। आगे है, ये देखिए कौन सी डेट में था, 25 मई की डेट में। टाइम देख लीजिए, टाइम हो गया है अभी बाकी है।
हाँ मैं 11th और 12th हो गई। कब तक है आपका ये? हाँ हम पीरियड 11th 40 तक है ना? हाँ 2-3 मिनट और देख लेते हैं। अब ये जो हमने पढ़ा था, क्योंकि ये सारी चीजें एक दिन की थी, केवल 26 तारीख तक की, 26 मई तक जो जो चीजें हुई ईशान के साथ, वो सारा ईशान ने यहाँ पर बताया। अब नेक्स्ट डे का उसने लिखा 26 मई की डेट में। एक चीज और हमको इस पार्ट से सीखने को मिल रही है कि जब हम कहीं जाते हैं तो एक आप डायरी लिखने की आदत डालो। जैसे आप कहीं छुट्टियों में जाते हैं, कहीं रहने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो एक अपनी पुरानी कोई कॉपी या कोई डायरी निकाल करके डेट वाइज उसमें लिखो कि आपने क्या क्या किया। ठीक है, उससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो हमें पूरी उस समय की जानकारी होगी कि जब कभी कुछ समय बाद में आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ हम इतने साल पहले या इतने दिन पहले हम वहां गए थे, और क्या क्या हमने किया, क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या हमें अच्छा लगा, किस किस चीजों से हम प्रभावित हुए। इन सारों की जानकारी अगर आप अपनी डायरी में लिखोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, वो अस्मरणीय हो जाएंगे, मतलब यादगार रह जाएगी। तीसरी बात है कि हमें अपने अनुभवों को शब्दों में लिखना आ जाएगा कि जो हम फील कर रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, उन्हें हम उनको शब्द किस प्रकार दे सकते हैं, उनके वाक्य सेंटेंस बना करके कैसे लिख सकते हैं, कितना अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी मात्रा, इसकी राइटिंग और बहुत सारी चीजों का आपको फायदा होगा। तो इसलिए जीवन में जब कभी ऐसा मौका मिले तो बिना डेट के कोई काम मत करो। देखो जैसे हमें पता चला कि वो सारी कहानी उसने 25 तारीख की बताई है, अब ये हमें 26 तारीख के बारे में कौन बता रहा है ये सारी बातें? ईशान। ईशान बता रहा है। रात को भोजन करने के बाद बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे, वो सफर करने के बाद हम थक जाते हैं। सुबह नाश्ता करते समय मैंने फूफा नाना से कहा कि मैं उनके साथ जाकर खदानों को देखना चाहता हूँ। यानी उस बच्चे का इंटरेस्ट इन चीजों को देखने में था, तो उसने कहा कि मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। नाना ने कहा झटपट तैयार हो जाओ, आज वरुण भी मेरे साथ खदानों को देखने चल रहा है। वरुण कौन है? ईशान ईशान के मामा। मामा, यानी कि नाना के जो बेटे हैं वो, उनका नाम वरुण है, कि बोले वो भी चल रहे हैं, इसलिए तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। नाना के दफ्तर जाते समय मैंने कुछ बच्चों को स्कूल जाते देखा। वरुण मामा ने बताया कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय की एक शाखा है। शाखा मतलब जिसको आप बोलते हो ना ब्रांच, अलग अलग ब्रांच है, जैसे केंद्रीय विद्यालय 2, केंद्रीय विद्यालय 3, यानी वो सारा काम की ब्रांचेस है। हाँ, तो वहां पर केंद्रीय विद्यालय, जैसे केंद्रीय विद्यालय आपके भी है ना, तो वैसे ही वहां पर केंद्रीय विद्यालय की एक शाखा है। भुआ नानी भी उसी में पढ़ाती हैं, यानी उसकी भुआ नानी भी एक टीचर है। साफ सुथरी सड़क, क्रम से बने मकान और घरों के आगे छोटा सा बगीचा, क्योंकि वहां पे इसका कारण क्या था कि लोग कम थे वहां पर, तो वहां की सड़कें साफ सुथरी थी, और क्रम से बने हुए थे, जो मकान बने थे वो सिस्टम से बने हुए थे, और घरों के आगे छोटा सा बगीचा था, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। अभी बताया था मैंने कि जंगलों में ज्यादातर हरियाली ही हरियाली होती है। मुंबई में कंक्रीट के जंगलों में रहने वाले और सड़कों पर ट्रैफिक की भीड़ की आदि हम लोगों तो ऐसे दृश्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी कि वहां की सड़कों पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा वो नहीं था, ज्यादा वहां पे ट्रैफिक होता ही नहीं था। लोग पैदल ही, क्योंकि कॉलोनी जंगल के पास ही बनी थी, तो लोग आवागमन के लिए केवल पैदल ही आते जाते थे, बहुत कम गाड़ियां वहां पर देखने को मिलती थी। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसी की दृश्य की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। नाना हमें लेकर एन एनएमडीसी के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बी रमेश कुमार के दफ्तर में गए। यानी वहां पे मिलवाने के लिए जो वहां का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर था, उनसे मिलवाने के लिए दफ्तर में, दफ्तर मतलब होता है ऑफिस, दफ्तर शब्द जो है वो हमारा उर्दू शब्द है। ठीक है, दफ्तर में गए और उन्होंने नाना और वरुण मामा के हाथ से हाथ मिलाया और मेरी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो यंग मैन, कैसे हो? दक्षिण भारतीय होकर भी उनके हिंदी बोलने के ढंग से मैं प्रभावित हो गया। दक्षिण भारतीय जो लोग होते हैं उनकी भाषा में थोड़ा सा अलग होता है,
लेकिन फिर भी उसने कहा कि जिस ढंग से उन्होंने मुझसे बात करी, उस बात से मैं काफी प्रभावित हो गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा मिलके। उनके हाथ मिलाकर मुझे लगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और श्री रमेश कुमार जी ने खदान देखने की पूरी व्यवस्था करवा दी। समझ में आ गया? चलिए इस पर हम Yes, कल ma'am. बात करेंगे। ओके, Yes. चलिए, थैंक यू। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Have a nice day, ma'am. हैव अ नाइस डे बेटा। Bye, ma'am. बाय बच्चे।